Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। आपने मोशन पढ़ा होगा, हो सकता है अब से पहले जो बच्चे अभी 9th में आए हैं उन्होंने शायद अपने स्कूल के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मोशन पढ़ लिया होगा, बट ट्रस्ट मी, आज जो आप मोशन पढ़ोगे आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। और जो बात मैंने अभी कही है वो आप खुद भी बोलोगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन है क्या, व्हाट इज मोशन। ओके, सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट इज मोशन। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि मोशन क्या है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि मोशन क्या है और फिर हम उसको समझे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जहां कहीं भी ऑब्जर्व करो, जहां कहीं भी नजर घुमाओ, यहाँ वहां कहीं भी घुमाओ, आपके हर तरफ मोशन है। अगर मैं इस वक्त बोल रही हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, ये भी क्या है, मोशन है। आप बाहर निकलते हो, आपके सामने कोई गाड़ी निकल के जा रही है, वो भी क्या है, मोशन है। आप गाड़ी को देखने के लिए घर से बाहर निकल कर गए, वो भी क्या है, मोशन है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, क्या है, मोशन है। इवन सन से लाइट आ रही है, वो भी क्या है, मोशन है। हम सुनते आ रहे हैं दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट करती है, दैट इज ऑल्सो मोशन। दैट मोशन इज एवरीवेयर, मोशन इज एवरीवेयर। तो जब मोशन हर जगह है तो क्या इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को समझने की जरूरत है या फिर एग्जैक्टली मोशन क्या है उसको समझने की जरूरत है। तो देखो, मोशन होता क्या है कि इन सारी एक्टिविटीज में, आप कहीं पार्क में गए, आपने बच्चों को खेलते हुए देखा या आप खुद भी खेल रहे हो, तो उसमें आपने क्या देखा कि एक बच्चा सपोज किसी बॉल को कैच करने के लिए दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो दौड़ रहा है, उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है और उसकी बॉडी इनिशियली जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से वो कहीं दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, और पोजीशन चेंज करने में उसे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। बस यही मोशन है। सो हाउ वी डिफाइन मोशन इज, motion is the continuous change of position over the time। बहुत सिंपल है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्यों, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की या किसी भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, विद टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सपोज अगर हम अभी मान लो 7 बजे यहाँ पे हैं, ठीक है, 7:05 पे हम कोई और होते हैं तो हम क्या कर गए, मूव कर गए, दैट इज मोशन। सो हमारी पोजीशन भी चेंज हुई और उस पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें कुछ टाइम भी लगा। सो वी कैन से दैट मोशन इज द कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन ओवर द टाइम। व्हेन यू आर चेंजिंग द पोजीशन विद टेकिंग अ सर्टेन टाइम, दैट मीन्स यू आर इन मोशन। आप किस में हो, मोशन में हो। मोशन में हमें दो चीजों को ध्यान में रखना होता है, द नंबर वन इज स्पेस एंड अनदर वन इज टाइम। स्पेस एंड टाइम, क्योंकि किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, स्पेस एंड टाइम। क्योंकि स्पेस आपको एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है जिस सिस्टम में आप मोशन को डिफाइन करते हो, ठीक है, और टाइम आपको चाहिए होता है कि कितने टाइम में वो मोशन हुआ है या कितने टाइम में पोजीशन चेंज हुई है। तो बेसिकली आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है मोशन को डिफाइन करने के लिए। क्लियर है ये चीज। उसके बाद अगर हम और एग्जांपल्स लें, तो अगर अभी इस मार्कर को भी अगर हम देखें तो देखो ये मार्कर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अभी डाउन देन अप
डाउन देन अप, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो क्या है, मोशन है। अभी मैं यहाँ हूँ, ठीक है, अगर मैं चल के यहाँ जा रही हूँ तो क्या है, मोशन है। हर जगह मोशन है। अगर मैं बोलूं कि इसका ऑपोजिट देखें, अगर इसके ऑपोजिट की बात करें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा तो वो किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट किस में हो जाएगा, रेस्ट में, या हम उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ओवर द टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, ये हम डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा रेस्ट जैसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता ही नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे, हम ऑल्दो स्टडी यही करते हैं, दो ही चीजों के, दो ही केस की स्टडी करते हैं, या तो मोशन या फिर रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई एक मैंने ब्लॉक लिया है, यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, ये रेस्ट पे है। और क्यों रेस्ट पे है, बिकॉज द ब्लॉक डज नॉट चेंज its position with time। क्योंकि अपने टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये मोशन में नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं और ये कार क्या है, सपोज यहाँ पे अभी किसी एक सर्टेन टाइम पे ये किसी पोजीशन x1 पे है, ठीक है, और कुछ 5 सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड ये किसी पोजीशन x2 पे पहुंच जाती है, तब हम क्या कह देते हैं कि कार क्या है, मोशन में है। ऐसे समझ लो, राम के घर से कार कहाँ पहुंच गई, श्याम के घर पहुंच गई, अपने आप नहीं पहुंची, कोई चला के लेके गया, ठीक है, तो श्याम के घर पहुंच गई तो किस में आ गई, मोशन में आ गई। लेकिन ये जो केस हमने लिया है रेस्ट का केस, क्योंकि हमें मोशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एवरीथिंग, तो मोशन के बारे में सब कुछ पता होने के लिए जरूरी है कि आपको रेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है जिस सिस्टम में खड़े होकर आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस सिस्टम में खड़े होकर आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। क्योंकि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट का सिस्टम ही नहीं है, यानी कि हम कह ही नहीं सकते कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोज अगर मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, कोई मूवमेंट ना हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन मैं रेस्ट पे कैसे हो सकती हूँ, हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है। तो हमारी जो अर्थ है, अगर वो सन के अराउंड, ये सन है, अगर इसके अराउंड हमारी अर्थ मूव कर रही है, तो मैं तो हूं तो इसी अर्थ पे, मैं कहीं और तो नहीं हूं, किसी दूसरे प्लैनेट पे तो नहीं हूं। तो अगर मैं यहाँ अर्थ पे यहाँ कहीं हूं, सपोज ये मैं हूं, देखो अर्थ की सरफेस पे मैं हूं ना, तो अगर मैं अर्थ की सरफेस पे हूं और अर्थ खुद अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है तो ये अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है, और सन के अराउंड भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो फिर रेस्ट पे कैसे हुए, अब तो मैं रेस्ट पे नहीं हूं। अब तो मैं, अगर सपोज ये अर्थ इस तरीके से अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो धीरे धीरे मैं भी तो इसके साथ इस तरीके से रोटेट कर रही हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे आ जाऊं, होना चाहिए ना ऐसा, ऐसा ही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, इवन हमारी जो गैलेक्सी है वो रेस्ट पे नहीं है, जो अर्थ सन जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रेस्ट पे नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। फिर भी हम पढ़ते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, यानी कि दो कंडीशंस हम पढ़ते हैं, मोशन और रेस्ट की। तो ऐसा क्यों, जब कोई एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर हम रेस्ट और मोशन क्यों पढ़ रहे हैं। ये सवाल का जवाब अब हमें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें मिलेगा। उसके लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि
मोशन को आप जहां से भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप मोशन को कहीं से भी ऑब्जर्व करो। सपोज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे सामने से अगर कोई बच्चा भाग के निकल जाता है, कोई बच्चा भाग के निकल जाता है, तो मैं जिस भी जगह से या जिस भी पोजीशन से उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ दौड़ते हुए, वो पूरा एक जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में मैं भी हूँ वो बच्चा भी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी पे बात कर लेते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दे सकते हो। कोई भी जानकारी, चाहे उसके रेस्ट पे होने इसके रिगार्डिंग हो या उसके मोशन में होने के रिगार्डिंग हो। You can define that object, you can define the position of that object, you can define that whether the object is in motion or it is at rest. ये आप सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे बता सकते हो कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। एक तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद रखना, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मैं यहाँ पे आपको बस बेसिक पॉइंट्स पे बात करेंगे हम। एक तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। आपको किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज अगर वो, अभी जैसे हमने एक बच्चे का एग्जांपल लिया कि दौड़ता हुआ मेरे सामने से निकला, तो उस बच्चे का जो मोशन था वो मेरे रिलेटिव था, मैंने अपने बिहाफ पे कहा कि वो बच्चा मेरे सामने से दौड़ कर निकला, तो यहाँ पे उसका जो मोशन है वो किसके रिलेटिव हुआ? मेरे रिलेटिव हुआ। सो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या? सपोज एक कार के अंदर ठीक है, इस कार के अंदर दो लोग बैठे हैं, ये दो लोग बैठे हैं, एक ड्राइव कर रहा है और एक ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और यहीं एक टेबल पे दो लोग या कोई भी एक पर्सन बैठा हो, या मैं बैठी हूं, मुझे समझ लो, मुझे इमेजिन कर लो कि मैं यहाँ बाहर टेबल पे बैठी हूँ और यहाँ गाड़ी के अंदर आप और आपका फ्रेंड है। अब जो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है और जो उसके पास बैठा हुआ है पास वाली सीट पे बैठे हुए पर्सन को जो ड्राइव कर रहा है वो किस पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। किस पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि इन दोनों पर्सन में कोई भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दोनों वहीं के वहीं सीट पे बैठे हुए हैं, उन्हीं सीट पे बैठे हुए हैं जहां से वो जब घर से निकले थे तब बैठे थे। तो अगर आपका फ्रेंड से आप पूछो कि क्या मैं मोशन में हूं, तो आपका फ्रेंड कहेगा अरे नहीं, तू मोशन में कहाँ है, तू तो रेस्ट पे है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, अगर आपका फ्रेंड जो ड्राइव कर रहा है वो यही सवाल मुझसे पूछे कि मैं मोशन में हूं या रेस्ट पे हूं, तो मेरा सवाल, जो मेरा जवाब होगा वो जस्ट आपके ऑपोजिट होगा। मैं ये कहूंगी दैट यू आर इन मोशन। Why? Because यहाँ पे किस में चेंज आया? यहाँ पे चेंज आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसके रिलेटिव हमने मोशन को डिस्क्राइब किया उसमें चेंज आया। तो देखो मेरे लिए तो ये जो दोनों पर्सन है वो किस में है? मोशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो चेंज हो गया। जो बाहर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको दोनों पर्सन और ये गाड़ी एक साथ किस में दिखेंगे? मोशन में दिखेंगे। बट जो गाड़ी के अंदर दोनों पर्सन बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को किस पे दिखेंगे? रेस्ट पे दिखेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कौन सा चूज किया है मोशन को डिफाइन करने के लिए। अब इसका एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अर्थ सरफेस पे मैं भी हूं और एक मेरी फ्रेंड भी है, हम दोनों खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, वहीं पे खड़े हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सो फॉर मी माई फ्रेंड इज एट रेस्ट एंड फॉर माई फ्रेंड आई एम एट रेस्ट। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए किस पे हैं? रेस्ट पे हैं।
लेकिन यहीं पे मेरी कोई एक तीसरी फ्रेंड है जो घूमने के लिए गई हुई है, कहाँ पे, स्पेस में। कहाँ पे गई हुई है, स्पेस में गई हुई है। और अगर वो यहाँ स्पेस से ऑब्जर्व करे, ठीक है, अगर वो स्पेस से ऑब्जर्व करे तो उसे हम दोनों ही रेस्ट पे नहीं दिखेंगे, उसे हम दोनों ही धीरे धीरे इस अर्थ के साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे। सो दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट, एंड दैट thing is the frame of reference from where you are observing the motion or from where you are observing the object. Clear है ये चीज? और दूसरा, मोशन हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है। मेरे रिलेटिव, मेरी फ्रेंड, जब हम दोनों ही अर्थ पे हैं तो किस पे है, रेस्ट पे है। बट हमारी थर्ड फ्रेंड के रिलेटिव हम दोनों किस में है, मोशन में है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोशन होता कितने टाइप का है, किस किस तरीके का मोशन आप ऑब्जर्व करते हो? आप ऑब्जर्व तो हर तरीके का मोशन करते हो, बट आपने कभी नोटिस नहीं किया, आपने कभी उसकी टेक्निकलिटी को जानने की कोशिश नहीं की। सो नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। देखो, वैसे तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे, यानी कि मोशन को जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतने हमें बहुत सारे तरीके के मोशन मिल जाते हैं। लेकिन जो भी मोशन है वो आपको इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं इसको, ट्रांसलेशनल मोशन। देन रोटेशनल मोशन, देन रोटेशनल मोशन। आफ्टर दैट वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल और oscillatory motion. After that, periodic motion. Periodic motion. आपको पहली बात तो कोई बताएगा नहीं डिफरेंट टाइप्स के मोशन, कोई बता भी देगा तो आपको इसकी डेप्थ में जाके कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये किस किस तरीके के मोशन होते हैं। हमारे लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मोशन से आगे के पार्ट्स को पढ़ते हैं, मोशन के पैरामीटर्स तक जाते हैं, तो उससे पहले हमें हर तरीके के मोशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वो भी डेप्थ में। क्लियर है? ट्रांसलेशनल मोशन को भी आगे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब पढ़ेंगे, एक एक टाइप पढ़ेंगे मोशन का, और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, ट्रांसलेशनल मोशन अगेन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर वन इज rectilinear motion, rectilinear, and another one is curvilinear. आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ इसको, हम यहाँ डेप्थ में भी इनको डिस्कस करेंगे। रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर, और इसको हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, लीनियर मोशन। कर्विलिनियर को हम नॉन लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, नॉन लीनियर मोशन। ये बेसिकली टाइप्स हैं किसके, मोशन के। और भी आगे टाइप्स हैं मोशन के, जैसे ये तो इसके बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ मोशन है वो है। अगर हम बात करें कि मोशन डायरेक्शन के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर मैं आपको एक एक पार्ट अलग से समझाऊंगी, तो उसके लिए आपको इस चार्ट की फिर से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। मैं सिर्फ इतना इतना इसको इरेज कर रही हूं यहां से।
छोटी सी आउटलाइन है बस, ये अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है. इट्स जस्ट एन आउटलाइन. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मोशन यहां मैं लिख देती हूं, ऑन द बेसिस ऑफ direction, on the basis of direction. Number one, motion in one dimension, motion in one dimension, 1D भी कह सकते हैं हम इसको. आफ्टर दैट, या फिर इसको हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट line. After that, motion in two dimension, motion in two dimension या 2D भी कह सकते हैं इसको. एक और नाम है इसका, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन. आफ्टर दैट, थर्ड टाइप, motion in 3 dimension, motion in 3 dimension, 3D, या इसको हम कह सकते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस. क्लियर है ये चीज? देखो बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन है और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. ये दोनों आपके अभी सिलेबस में नहीं है, बट हम इनको भी देखेंगे कि ये किस तरीके के मोशन होते हैं, इनके भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी कैन डिस्क्राइब मोशन इन 3 टाइप्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D. ओके, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये इस चार्ट को बना लो. ओके, सो और किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है मोशन को? और कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं इसके? मोशन ऑन द बेसिस ऑफ अच्छा, और किस बेसिस पे हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं? मोशन on the basis of state. स्टेट कैसी है मोशन की, उसके बेसिस पे हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये सब तरीके के मोशन हम पढ़ेंगे. देखो जो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं वो स्टैंडर्ड टाइप्स इतने ही हैं: ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन एंड देन पीरियोडिक मोशन. ये सब तो सब टाइप्स हैं. सब टाइप्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे बेस्ड हैं. उसके अलावा इरेगुलर मोशन भी है, रेगुलर मोशन भी है. ये जब हम सब जो स्टैंडर्ड टाइप्स पढ़ेंगे मोशन के, उसमें हम इन सबको पढ़ लेंगे. क्लियर है ये चीज? ये एक आउटलाइन आपकी हो गई. अब हम हर एक टाइप को एक ही करके देखते हैं. बट उससे पहले मैं आपको एक और बहुत ही ज्ञान की बात बता दूं. वो ज्ञान की बात क्या है? क्योंकि हम इसको मोशन को फिजिक्स में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स की किस ब्रांच के अंडर हम मोशन को स्टडी करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो. सो मोशन अंडर फिजिक्स, अंडर फिजिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स. और क्लासिकल मैकेनिक्स में ही दो टाइप्स आते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. ओके, और काइनेमेटिक्स के अंडर हम किसको पढ़ते हैं? मोशन को पढ़ते हैं. पढ़ते तो डायनामिक्स में भी है मोशन को, बट यहां पे एक स्पेशल बात क्या होती है? वी डू नॉट emphasize on cause of motion.
यहाँ पे हम सिर्फ मोशन को देखते हैं कि मोशन हो रहा है, मोशन को कैसे एक्सप्लेन करना है सिर्फ वो देखते हैं। मोशन किस वजह से हो रहा है, सपोज ये मार्कर मूव कर रहा है तो सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि मार्कर मूव कर रहा है। मेरे हैंड की वजह से या मेरे मस्कुलर फोर्स की वजह से ये मार्कर मूव कर रहा है, इस पे हम बात नहीं करते हैं। किस में? जब हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स। और जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो डायनामिक्स में जब हम मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम उन कॉजेस को भी कंसीडर करते हैं जिन कॉजेस की वजह से मोशन हो रहा है। क्लियर है? सो आई होप अब आपको बहुत ही मजा आने वाला है आगे इस मोशन को पढ़ने में। अब एक एक करके देख लेते हैं कि जो मोशन है उनको जो हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो किस किस तरीके के मोशन होते हैं। सबसे पहला कौन सा था हमारा? ट्रांसलेशनल मोशन, उसी को देख लेते हैं। नंबर 1 वाज ट्रांसलेशनल motion. Translational motion is a motion in which all the particles connected to the object मतलब ये जो मार्कर है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, एटम्स बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, ये उनसे मिलकर बना हुआ है। तो ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जब ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट, सपोज ये 1 सेकंड में मार्कर यहां से यहां तक, सपोज कुछ सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की सपोज इसने ट्रैवल कर ली डिस्टेंस, तो इसके जितने भी पार्टिकल हैं 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। यानी कि जितना ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, इसके के सारे पार्टिकल जितने भी इससे कनेक्टेड हैं वो सब उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। एक और अच्छा एग्जांपल हम ट्रेन के एग्जांपल से ले सकते हैं। ट्रेन जब मूव कर रही है तो ट्रेन के हमें पता है कि ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेक्शंस हैं, ट्रेन का इंजन जितने टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सपोज अगर उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर है तो उसके जितने भी सेक्शंस हैं ट्रेन के वो सब के सब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव करें, यानी कि वो पर आवर कितना ट्रैवल करेंगे? 40 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। क्लियर है ये चीज? सो अ टाइप ऑफ मोशन in which all the particles covers equal distance for the same given time, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब एक जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ऐसे नहीं है कि आगे पीछे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा तो बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और जो इंजन है वो सबसे फास्ट चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सब एक साथ मूव करेंगे। क्लियर है ये चीज? ट्रांसलेशनल मोशन में ही हमने 2 टाइप देखे। एक देखा हमने रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा हमने देखा कर्वीलिनियर मोशन। See, rectilinear motion is a kind of linear motion. Linear यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर ये मार्कर अगर स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम कैसा मोशन कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। इस लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में, इन सब में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो भी सबकी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल, वही सेम बात आ गई कि एक पार्टिकल बहुत फास्ट जा रहा है, एक स्लो जा रहा है, इनकी सबकी वेलोसिटी जो है वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन देयर मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल वही कार वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार ले लो, ट्रेन ले लो। ठीक है, अगर कार मूव कर रही है एक पाथ पे, ठीक है, अगर कार मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो इसका जो मोशन है वो कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है या लीनियर मोशन है।
सन से जो रेज आ रही है अर्थ पे, वो भी कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है। आपने पढ़ा भी होगा लाइट से रिलेटेड फिनोमेना, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। क्लियर है ये चीज? ओके। नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन। कर्वी मतलब कर्व्ड पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव ना करके किसी एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन। जैसे कि आपने ये कीड़े मकोड़ों को चलते देखा होगा, ठीक है? अगर कोई चींटी है सपोज, ये चींटी है, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि सीधी सीधी जाएगी, है ना? इतनी छोटी छोटी सी तो आंखें होती है, इसको देखेगा तो है। तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे भी जा सकती है, कभी ऐसे भी जा सकती है। तो एक कर्व्ड पाथ पे ये मूव कर रही है, और अगर ये कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है तो इसका मोशन कैसा हो गया? कर्वीलिनियर मोशन हो गया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां पे हम एक सेम एग्जांपल में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन में। ठीक है? कर्व्ड पाथ एंड स्ट्रेट पाथ। सपोज आप छत पे खड़े हो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे मान लो, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो आप यहाँ पे छत पे खड़े हो, ठीक है? आपने एक अपने हाथ में बॉल पकड़ी हुई है, ठीक है? और इस बॉल को आपने ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है? पकड़ रखा है, बिल्कुल इस तरीके से पकड़ रखा है। ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, बॉल को पकड़ रखा है और डायरेक्ट वहीं से छोड़ दिया, ठीक है? डायरेक्ट आपने वहीं से छोड़ दिया तो ये बॉल बिल्कुल कैसे जाएगी? स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। बट अगर इसी बॉल को, अभी भी आप ही खड़े हो, ठीक है, और इस बॉल को आपने कुछ एक सर्टेन एंगल पे फेंका, यानी कि अब आपने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं, ऐसे फेंका किसी एक सर्टेन एंगल पे। तो अगर किसी सर्टेन एंगल पे फेंका तो कुछ आपका हाथ अब इस तरीके से रहेगा, ये बॉल ऐसे रहेगी। तो अब ये जो बॉल है ये नीचे ऐसे जाएगी, स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कैसा मोशन हो जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा। इस कर्वीलिनियर मोशन को जो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक सर्टेन एंगल पे, ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजोनटल सरफेस, ठीक है? एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको हम ओरिजोनटल एक्सिस कह सकते हैं, इसको हम वर्टिकल कह सकते हैं, ठीक है? तो जब आप ओरिजोनटल एक्सिस से सर्टेन एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। पैराबोलिक मतलब कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है? ये पैराबोला होता है। तो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल कर रहा है और कर्व्ड पाथ भी है ये। ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? तो कर्वीलिनियर में ही कौन सा मोशन आ जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आई होप अब आपको रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर दोनों मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और उनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब आप इस बात से डिनाई नहीं करोगे कि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में थर्ड टाइप ऑफ मोशन की, दैट इज रोटेशनल मोशन। देखो, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर सक्सेस भी तो उतनी ही बड़ी होगी। चीजों को डेप्थ में समझना जरूरी होता है, भागना जरूरी नहीं है, दौड़ना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी है। क्लियर? सो रोटेशनल मोशन। देखो, रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन वैसे तो बेसिकली ये दी जाती है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है किसी एक एक्सिस के अराउंड, किसी एक्सिस के अराउंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा है? रोटेशनल मोशन है। ये सपोज इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो इसका मोशन कैसा हो गया? रोटेशनल मोशन। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमें एक लेवल अप जाकर समझना होता है, तो वो एक लेवल अप जाकर जो समझने वाली चीज है वो क्या है? इस रोटेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी, एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी दिखाऊंगी रोटेशनल मोशन।
जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के, ये खुद सपोज एक स्टोन है, ये थ्रेड है, थ्रेड से मैंने स्टोन को बांध दिया और इसको अब मैं अगर रोटेट कर रही हूँ अपने हैंड की हेल्प से, अगर मैं इसको घुमा रही हूँ तो ये किस में आ जाएगा, रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मेरे हैंड के अलाइन हो जाएगा, मेरा हैंड जो होगा वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की अगर बात करें तो उन सब की जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम रहती है। ये हमने ट्रांसलेशनल मोशन में भी देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी सेम रहती है। यहाँ पे एक और वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी। दो तरीके की वेलोसिटी पार्टिकल पोजेस करते हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रोटेशनल मोशन की वजह से होती है और लीनियर वेलोसिटी है वो हमें पता ही है कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर बात करें इनकी डिस्टेंस की, जो ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस सेम नहीं रहती। ऐसा क्यों? यहाँ देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल, थ्रेड का पार्टिकल जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत ही ध्यान से समझना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो बिल्कुल पास प्रेजेंट है, ये कुछ इतनी रेडियस का सर्कल बनाएगा, इतनी रेडियस का सर्कल बनाएगा। कोई पार्टिकल जो यहाँ प्रेजेंट है वो इतनी रेडियस का सर्कल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और जो स्टोन खुद है वो कुछ इस रेडियस का क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। तो तीनों अलग अलग डिफरेंट रेडियस के ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं। दैट मींस जो अलग अलग सर्कमफेरेंस का पाथ यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग सर्कमफेरेंस के सर्कल्स बना रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो गिवन टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ये सेम नहीं होता, अनलाइक द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो सबके सब गिवन टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बट रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो सपोज ये एक थ्रेड से मैंने एक बॉल को यहाँ पे टाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा रही हूँ तो इसका मोशन कैसा है, ये रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन है। और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मेरा हैंड है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे जो बॉल है वो बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रही है, लेकिन जो थ्रेड के डिफरेंट पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो वो डिफरेंट रेडियस के जो ऑर्बिट्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ? रोटेशनल मोशन। आपका जो मेरी गो राउंड है उसमें भी रोटेशनल मोशन होता है, जो एक आपका स्पिन टॉप होता है वो भी आपका एक रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है रोटेशनल मोशन के। क्लियर है ये चीज? रोटेशनल मोशन। सो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज tracing a circular path around a fixed axis, then its motion is rotational motion, or simply it is a kind of circular motion. Clear है ये चीज? बहुत बढ़िया। आगे चलें, बिल्कुल चलना चाहिए, है ना, हमारा तो काम ही आगे बढ़ना। So next type of motion is vibrational or oscillatory motion. वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। देखो क्या है वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं पहले, उसी बॉल को वापस लेते हैं, बहुत काम आ रही हो तुम हमारे, है ना। अब देखो ये एक बॉल को मैंने ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ा, डिस्प्लेस करके छोड़ने के बाद भी एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पर आकर ये रुक जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, इसके अंदर, ठीक है। अब ये अपने आप जब तक हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ से नहीं हिलेगी, इसको कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। क्लियर है ये चीज? इस वक्त इसके पास हम ये मान के चलते हैं कि कोई एनर्जी नहीं है, आगे बात करेंगे इस पे भी, ठीक है। तो लेकिन इस मीन पोजीशन से अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ध्यान देना अपनी मीन पोजीशन से ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। ये इसकी मीन पोजीशन थी, मेरी फिंगर को देख लो, इसकी मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हिप्नोटाइज हो जाओ, हिप्नोटाइज हो जाओ, नहीं हिप्नोटाइज नहीं होना है, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये किस मोशन के अंडर आता है? ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट्स अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन।
ये तब तक ऑसिलेटरी रहता है जब तक इसकी जो स्पीड है वो कंसीडरेबल रहती है। लेकिन अगर बहुत हाई स्पीड में ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव करने लग जाए तो ये आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। आपको दिखेगा कि कोई एक प्लेन शीट है जो ऐसे मूव कर रही है, आपको दिखेगी नहीं ये बॉल, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। उस केस में इसका ऑसिलेटरी मोशन बन जाता है वाइब्रेशनल मोशन। कैसा मोशन बन जाता है? वाइब्रेशनल मोशन। इसमें देखो जैसे अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ऐसे टाई किया, रबर है वैसे ये, तो यहाँ पे जो अब अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ो तो आपको ये अलग अलग जो स्ट्रिंग है वो मूव करते हुए नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब ये वाइब्रेट कर रही है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये वाइब्रेट कर रही है। तो देखो ये भी टू एंड फ्रो, ये इसकी मीन पोजीशन थी जहां पे अभी ये है, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो डिस्प्लेस करती है अपनी मीन पोजीशन से, ये क्या करे टू एंड फ्रो इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरीके का मोशन कैसा कहलाता है? वाइब्रेशनल मोशन। ये मोशन आप देख सकते हो, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो आप अपने जो वॉल क्लॉक, पेंडुलम वॉल क्लॉक होती है उसके पेंडुलम में आप देख सकते हो कैसे टंग 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 मूव करता है ना, तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। वाइब्रेशनल मोशन का एग्जांपल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार है, वायलिन है, इनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं इनमें वाइब्रेशनल मोशन होता है। सो आई होप नाउ द ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन इज आल्सो क्लियर टू यू। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एंड फ्रो इट्स मोशन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। क्लियर है ये चीज? उसके बाद जो हमने फिफ्थ टाइप ऑफ मोशन देखा था दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, देखो ये पीरियोडिक मोशन कोई एक वैसे तो स्पेसिफिक टाइप नहीं है, ये हो सकता है, ये ट्रांसलेशनल में भी हो सकता है, ये ऑसिलेटरी मोशन में भी हो सकता है, वाइब्रेशनल में भी हो सकता है, रोटेशनल में भी हो सकता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब कोई एक जो मोशन है वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में हो रहा है। फिक्स्ड टाइम इंटरवल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अर्थ है वो 365 डेज में ही अपना एक पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करके सन के अराउंड और वापस अपनी पोजीशन पे आएगी। 365 डेज लेगी, वो 365 डेज ही लेगी, तो वो कैसा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। अगर वो खुद अपने एक्सिस पे रोटेट करे तो वो कितना टाइम ले रही है? 24 आवर्स ले रही है कि नहीं? 24 आवर्स, तो वो भी कैसा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। When equal time is taken to cover equal distance, then it's a type of periodic motion. इसी पीरियोडिक मोशन के साथ साथ आप याद रख सकते हो नॉन पीरियोडिक मोशन। कौन सा? नॉन पीरियोडिक मोशन। इसका जस्ट ऑपोजिट है कि जब किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिया जाए या फिर सेम टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल की जाए, तो उस केस में जो मोशन है वो कैसा हो जाता है? नॉन पीरियोडिक मोशन। हम बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि अब हम सोच समझ के तो नहीं चलते ना कि एक सेकंड में मुझे एक स्टेप लेना है, दूसरे सेकंड में मुझे दूसरा स्टेप लेना है, ऐसे तो नहीं चलते ना। हम कभी धीरे भी चलते हैं, कभी तेज भी चलते हैं, आलस आता है चलने में तो धीरे भी चलते हैं। तो नॉन पीरियोडिक मोशन। व्हीकल्स है नॉन पीरियोडिक मोशन, एक जैसी स्पीड में तो नहीं चलते, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में चलते, कभी धीरे भी हो रहे हैं, कभी फास्ट भी हो रहे हैं, तो कैसा है? नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर है ये चीज? ओके। सो व्हेन unequal distances are covered in equal intervals of time, then the motion is non-periodic motion. उसके बाद हमने डायरेक्शंस के बेसिस पे जो पार्ट टाइप्स देखे थे मोशन के, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको वाई एक्सिस ले सकते हो और इसको जी एक्सिस ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं सिर्फ दो एक्सिस की बात करती हूँ, थर्ड को बाद में लेकर आएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने शायद पहले कुछ ग्राफ वगैरह प्लॉट करना सीखा होगा, आपने देखा होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लेते हैं वाई एक्सिस। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं बात करूं 1D मोशन, डायमेंशन इन वन मोशन इन वन डायमेंशन और 1D मोशन, तो 1D मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक टाइम पे उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए चाहे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए। यानी कि या तो कोई पर्सन ऐसे चल ले इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ऐसे वॉक करके, जैसे मैं जा रही हूँ ऐसे वॉक करके, ठीक है, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा? 1D मोशन। या तो एक्स डायरेक्शन में जाए तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है,
अगर x की डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस पॉइंट पे पहुंच रहे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी, y में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, y एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैसा मोशन हो गया, वन डी मोशन। या फिर ऊपर चलने लग जाए, ऊपर चलने लग जाए तो फिर x एक्सिस चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज होगी, y एक्सिस, यानी कि सिर्फ हाइट चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। हाइट चेंज हो रही है तो फिर क्या, ये भी किस में आएगा, वन डी मोशन में आएगा, यानी कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, या तो x की वैल्यू चेंज होनी चाहिए या y की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। वो हम किस में कंसीडर करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन में कंसीडर करते हैं। बॉल वाला भी जो एग्जांपल लिया था, देखो अगर बॉल आप फ्लोर पे ऐसे इसको रोल करवा रहे हो बॉल को, तो इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये कैसा मोशन हुआ, वन डी मोशन। अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहे हो, अगर ऊपर की तरफ उछाल रहे हो, ऊपर जाके वापस वो नीचे आ गई, सपोज ये बॉल है, ऊपर गई, वापस ऐसे की ऐसे नीचे आ गई, तो ये भी कैसा हुआ, वन डायमेंशनल मोशन हुआ। और हम बेसिकली जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे इसमें हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन पे ही एम्फेसाइज करेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। बट फिर भी हम 2D और 3D मोशन को भी देख लेते हैं। अब 2D मोशन क्या होता है, 2D मतलब टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन मतलब दो कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। कुछ इस तरीके का मोशन कि जब वो मोशन हो रहा है तो x एक्सिस पे भी वैल्यू चेंज हो रही है और y एक्सिस पे भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसा मोशन हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज अब वो पर्सन ना तो ऐसे x डायरेक्शन में जा रहा है, ना वो x डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है कुछ इस तरीके से, कोई और ही डायरेक्शन ले ली उसने, ठीक है, कोई और ही डायरेक्शन ले ली, ठीक है। सो ना ईस्ट जा रहा है ना वेस्ट जा रहा है, बीच की किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा, किसी भी सर्टेन पॉइंट पे अगर हम उसके मोशन को देखें, सपोज इस पॉइंट पे देखें, तो देखो x एक्सिस पे भी वैल्यू चेंज होगी और y एक्सिस पे भी चेंज होगी। यहाँ देखें तो x एक्सिस पे भी चेंज होगी, y एक्सिस पे भी चेंज होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। उस केस में उसका मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल है कैरम, इसको हम मोशन सॉरी इसको हम मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। मोशन इन प्लेन क्योंकि ये जो x और y है ये दोनों मिलकर एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लेन का। प्लेन आप इस बोर्ड को प्लेन मान सकते हो, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन करें, प्लेन का फॉर्मेशन करें। आप जब कैरम खेलते हो तो ये जो कैरम की जो आपकी कॉइन्स होते हैं कैरम के, ये क्या है, किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो सपोज ये एक कॉइन है कैरम का, तो ये क्या है, ये ना तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना इसमें जा रहा है, ये क्या करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ या फिर ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, कैसे भी मूव करे, ये एक साथ x कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, क्योंकि ये प्लेन में मूव कर रहा है। ये अगर सिर्फ ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो जाता। अब ये प्लेन में मूव कर रहा है। अब ये मार्कर भी अगर बोर्ड पे मूव कर रहा है, ये मार्कर भी अगर बोर्ड पे मूव कर रहा है, तो ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। क्यों, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पे भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और y कोऑर्डिनेट पे भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आ रही है बात समझ, आ रही है, आनी भी चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशन में देखो कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है और z कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है। 3D मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर अगर कोई यहाँ पे हम ले लें बटरफ्लाई, ठीक है, माय ड्राइंग इज वेरी बैड। तो बटरफ्लाई अगर फ्लाई कर रही है तो अब उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उसका z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक थर्ड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वो स्पेस में मूव कर रहा है। अब ये मार्कर है, अगर ये अगर इस तरीके से कैसे भी मूव कर रहा है, आगे पीछे कहीं भी मूव कर रहा है, तो ये पूरे स्पेस में मूव कर रहा है। अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो इसका मोशन कैसा हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक अगर मान लें कोई भी अगर बॉल है, बॉल को हिट किया गया तो बॉल भी किस में, स्पेस में मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से थ्री डायमेंशनल मोशन में अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। बट हम एम्फेसाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन पे। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमने देखा था जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ मोशन है, स्टेट के बेसिस पे कि किस स्टेट में हम मोशन को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन
एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड है। इसमें भी जब हम अभी इसको, वैसे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें हर स्टेप पे इस पूरे चैप्टर में मिलेंगे, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी इस पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में अगर हम ये पढ़ने वाले हैं तो मतलब हम इसको बहुत डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज ये कार है, ठीक है, कि मैम बार बार कार क्यों लेते हैं, क्योंकि मैम को कार ही बनानी आती है। अगर तुम बोलोगे कि कोई बंदा बना दो, तो देखो वो मुझे बनाना आता नहीं है, ठीक है, वो बनाऊंगी तो बहुत फनी बनाऊंगी। सो अगर कोई कार है, अगर ये 5 सेकेंड्स में, अगर ये 5 सेकेंड्स में सपोज 100 मीटर ट्रैवल कर रही है, 100 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो इन एवरी 5 सेकेंड ये 100 मीटर ही ट्रैवल करेगी। तो 5 सेकेंड में 100 मीटर, 10 सेकेंड में 200 मीटर हो जाएंगे, 15 सेकेंड में 300 मीटर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब जो 5 सेकेंड का हम इंटरवल ले रहे हैं, उसके अंदर ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो इसका मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका ऑपोजिट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे कि यही कार, इसी को यहीं पे देख लेते हैं, कि अगर यही कार अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, सपोज पहले 5 सेकंड्स में 100 मीटर चले, बट नेक्स्ट 5 सेकंड में ये सिर्फ 50 मीटर्स ही चले, तो 10 सेकंड्स में कितना हुआ, 150 मीटर। इक्वल तो नहीं हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस हो गई। लेकिन टाइम 5 सेकंड्स का ही ले रहे हैं हम, हर 5 सेकंड के बाद इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट 5 सेकंड्स में इसने 100 मीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने 50 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में हो सकता है ये 150 मीटर ट्रैवल कर जाए। सो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है इसके मूव करने का, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से मैं कहूंगी, बेसिकली हम कौन सा मोशन देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। लेकिन जो अर्थ का सन के अराउंड मूव करना है वो यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आता है। उसका खुद के एक्सिस पे रोटेट करना किसकी कैटेगरी में आता है, यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम अपने आसपास व्हीकल्स का मूव करना, हमारा खुद मूव करना, ठीक है, मम्मी का रोटी बनाना, वो भी एक मोशन है, ठीक है, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड एक जैसी नहीं रहती, एंड तक आते आते जब मम्मी थक जाती हैं तो फिर वो थोड़ी धीरे धीरे रोटी बनाने लगते हैं, तो वो भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मम्मी से पूछना कल, ठीक है, मम्मी जब रोटी बना रही हो ना तो वहां पे खड़े हो जाना और बोलना, मम्मी देखते हैं आपकी जो मोशन है आपका वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। मम्मी चप्पल उठा के मारेंगी, सच बता रही हूँ, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं है, और अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो कि कहाँ पे आपको डाउट आया है, एंड डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है। सो फर्दर लेक्चर हम करेंगे पैरामीटर्स ऑफ मोशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, कि एग्जैक्टली मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। टिल देन stay tuned and just keep working hard. All the very best.